निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जरदोजी कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में 17वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणकारियों द्वारा जरदोजी की शुरुआत की गई। दूसरा, यह चांदी के धागों की बुनाई है तथा वर्ष 2013 में लखनऊ की जरदोजी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला। अब आपको बताना है कि जरदोजी आर्ट के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है स्टूडेंट, इसमें लिखा है कि चांदी के धागों की बुनाई है। दरअसल ये चांदी के धागों की बुनाई नहीं, ये स्वर्ण के धागों की बुनाई अर्थात ये गोल्ड एम्ब्रॉयडरी है तथा वर्ष 2013 में लखनऊ की जरदोजी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला। ये सेकंड हाफ इसका सही है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, द हिंदू की खबर है, भोपाल्स जरदोजी आर्टिस्ट हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ओके, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जरदोजी जो एम्ब्रॉयडरी के बारे में डिस्कस किया गया। ओके, तो ध्यान रखेंगे हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे नातांज का संबंध निम्नलिखित किस देश से है। इजराइल, टर्की, ईरान, ऑस्ट्रेलिया। अब आप बताइए ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईरान। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, साइबर अटैक ऑन नातांज न्यूक्लियर प्लांट, जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है नातांज, उस पर साइबर अटैक की घटना सामने आई है और ईरान हिंट्स एट साइबर सैबोटेज थ्रेटन्स रिटेलिएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, ईरान्स एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली रिपोर्टेड ऑन इंसिडेंट हैड अकर्ड अर्ली ऑन थर्सडे एट नातांज लोकेटेड इन डिजर्ट इन द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इस्फहान। तो ये ईरान का एक न्यूक्लियर प्लांट है, इसलिए चर्चा में आया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य में विश्व के दूसरे सबसे बड़े टीयर 4 डेटा सेंटर योता NM1 और NM1 का अनावरण किया गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। देखते हैं क्यों बनाया गया इस प्रश्न को। ये देखिए, 7 जुलाई की खबर है, योता इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन्स एशियाज लार्जेस्ट टीयर 4 सर्टिफाइड डेटा सेंटर। मतलब ये प्रमाणित डाटा केंद्र है, नाम है योता NM1। कहाँ पे, नवी मुंबई, अर्थात महाराष्ट्र स्टेट की बात है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, योता इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर बिल्डिंग योता NM1 इन वर्चुअल इवेंट इन प्रेजेंस ऑफ उद्धव ठाकरे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ओके स्टूडेंट, चले अब आगे। तो यहाँ पे इसकी थोड़ा स्पेसिफिकेशन है, मुझे नहीं लगता वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये अगर योटा के बारे में आ जाए कि NM1 क्या है, तो हम ये याद रखेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा टीयर 4 डेटा सेंटर है वर्ल्ड का। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक द्विवार्षिक सूचकांक है जो रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता का, ये पारदर्शिता है यहाँ पे, का विशिष्ट बेंचमार्क है। दूसरा, वर्ष 2020 में भारत का स्थान सूचकांक में 34वां है तथा प्रथम स्थान यूनाइटेड किंगडम का है।
तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के बारे में बताइए, इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, जो GRETI ये ग्रेटी 2020 ये एक US बेस्ड प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस फर्म है जिसका नाम है जॉन्स लैंग लासेले। इसके द्वारा ये जारी किया जाता है, 2 साल में एक बार जारी किया जाता है और इसमें 163 जो शहरों को अर्थात सिटीज़ व 99 कंट्रीज़ को कवर किया जाता है। जो इस बार का जो 2020 ग्रेटी जो इंडेक्स जारी किया गया उसमें 163 सिटीज़ और 99 कंट्रीज़ को शामिल किया गया और कुल मिला के इस बार जो 2020 में जो संस्करण जारी किया गया वो 11वां संस्करण है इसका। ओके, आप देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए JLL, तो JLL की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, जॉन्स लैंग लासेले लेटेस्ट ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रिवील सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन इंडिया। इसने भारत में अच्छा इम्प्रूवमेंट को दिखाया है रियल एस्टेट सेक्टर में। इसने देखो इस साल भारत की जो रैंक में सुधार हुआ है, क्योंकि हर 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। देखो द्विवार्षिक का मतलब था द्विवार्षिक, मुझे लगता है कि शायद वो टाइपिंग एरर ना हो गए, हम द्विवार्षिक से मतलब था 2 वर्ष में एक बार। अब ये हिंदी में इतने टेक्निकल शब्द है, 2 वर्ष में एक बार है वो, आप उस चीज़ को ध्यान रखना। अब उसको द्विवार्षिक बोलेंगे या क्या बोलेंगे, ओके। और साल में जब 2 बार होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में हिंदी में लिख के ज़रूर बताना, ओके। थोड़ा डाउट है मुझे, ओके स्टूडेंट्स। अब वापस चलते हैं इस पे कि हर 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। तो जो लास्ट टाइम इंडिया की रैंक थी और इस साल जो इंडिया की रैंक है उसमें इंडिया की रैंक इम्प्रूव हुई है और इंडेक्स का मानना है उसके जो कारण थे रियल एस्टेट सेक्टर में इंडिया की रैंक इम्प्रूव हुई है, उसके कारण इसने बताए। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया हमारा, उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शन जो हमारा प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2016, और उसके बाद जो इसने बताया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कंट्री हैज़ बैक द 34th पोजीशन ऑन द इंडेक्स एंड इज़ वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर्स ग्लोबली एंड रीजनली। मतलब जो वैश्विक स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पर मतलब टॉप इम्प्रूव्स करने वाली कंट्रीज़ में से एक है। इट हैज़ एज्ड इनटू द टॉप 20 फॉर सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली फ्रॉम जो 2014 में इंडिया की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंक थी 144 से 2019 में इम्प्रूव होकर वो कितने तक हो गई, 63 तक हो गई। अब इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो रैंक है UK की, सेकंड जो रैंक है US की, और जो थर्ड रैंक है वो ऑस्ट्रेलिया की। देखो इस टाइप का एक डिफरेंट सा इंडेक्स पे UPSC क्वेश्चन पूछ लेती है कई बार, तो ये जितने अलग अलग तरह के इंडेक्स आते रहते हैं उनका मैं कवरेज करता रहता हूँ, क्योंकि 2017-18 के प्रीलिम्स में ऐसा हुआ था, बच्चों ने बहुत अलग अलग तरह के इंडेक्स तैयार किए लेकिन एक नए इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछ लिया था जिसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया था करंट अफेयर में। तो तब से मुझे लगता है कि जो छोटा बड़ा जो भी इंडेक्स आता रहे आपके सामने आता रहे। ओके स्टूडेंट, चले अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क, एनवायरनमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा। पहला, यह तटीय और महासागर दक्षता कार्यक्रम का संवर्धन नामक एक ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना का भाग है। दूसरा, ESMF एनकोर की विभिन्न उप परियोजनाओं के नियोजन, डिज़ाइन, निर्माण और परिचालन के जरिए सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव के प्रबंधन के उद्देश्य से किया गया। अब आपको बताना है पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ
क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि जो लिखा है ना तटीय और महासागर दक्षता कार्यक्रम का संवर्धन, जो ये एनकोर है, इसको कौन फंड दे रहा है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल नहीं, इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, द्वारा वित्त पोषित। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हुआ और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चले अब आगे। ये देखिए, हाल ही में चर्चा में रही स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट है, यह रिपोर्ट ऐसी प्रथम रिपोर्ट है जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP ने अपना संपूर्ण ध्यान भूमि क्षेत्र पर केंद्रित किया। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार वातावरण में CO2 फर्टिलाइजेशन के कारण पौधों का विकास और भूमि में सुधार होता है। अब आप बताइए SRCCL के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। अब पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? देखो, इसमें लिखा है कि यह रिपोर्ट ऐसी प्रथम रिपोर्ट है जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपना संपूर्ण ध्यान भूमि क्षेत्र पर केंद्रित किया है। ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये UNEP की नहीं, ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी ऐसी पहली रिपोर्ट है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो हुआ रॉन्ग। सेकंड, इसमें बोला है कि CO2 फर्टिलाइजेशन के कारण पौधों का विकास और भूमि में सुधार होता है। बिल्कुल होता है स्टूडेंट। CO2 फर्टिलाइजेशन का जो अर्थ है मैं आपको बता देता हूँ, वातावरण में CO2 का जो स्तर बढ़ने से इसका संबंधित है। वातावरण में CO2 का जब लेवल बढ़ता है तो CO2 फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और उसमें बोला गया इस रिपोर्ट में कि भूमि का क्लाइमेट चेंज पर, मतलब लैंड का क्लाइमेट चेंज पर और क्लाइमेट चेंज का लैंड पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये रिपोर्ट इस बात पे स्टडी करती है। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, 8 जुलाई 2020 की खबर, रिसर्चर्स ऑफर सॉल्यूशन टू टैकल क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन एंड फूड सिक्योरिटी। एक ये जो रिसर्चर्स है, अनुसंधानकर्ता, उनके द्वारा जो क्या किए जा रहे हैं, सॉल्यूशंस लाए जा रहे हैं किसको टैकल करने के लिए? क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन और फूड सिक्योरिटी। और इसी आर्टिकल में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे चर्चा की गई है देयर डिटेल स्टडीज़, मतलब जो रिसर्चर्स जो अध्ययन कर रहे हैं, इज़ द पार्ट ऑफ लास्ट ईयर्स इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। तो ये रिपोर्ट यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके चलते मैंने इस पर प्रश्न पूछा। ओके, चले अब आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही गोल्डन बर्ड विंग का संबंध निम्नलिखित किससे है? पश्चिमी घाट में खोजी गई चिड़िया की नवीन प्रजाति, भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति, अंडमान निकोबार में ये खोजी गई मेंढक की नवीन प्रजाति, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए A, B, C या D सही उत्तर क्या है गोल्डन बर्ड विंग के बारे में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब भारत की तितली की सबसे बड़ी प्रजाति है ये। इससे पहले स्टूडेंट्स माना जाता था कि जो सदर्न बर्ड विंग है, सदर्न, मैं नाम लिख देता हूँ, बर्ड विंग, इसको भारत की सबसे बड़ी तितली माना जाता था। और जो उसका जो आकार था वो 190 mm था। और जो बोला जा रहा है कि गोल्डन बर्ड विंग है, ये इससे 2 mm ज़्यादा है, 2 या 4 के करीब है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे। तो ये 190 प्लस है, मतलब गोल्डन बर्ड विंग। ओके, चलते अब इस प्रश्न को क्यों बनाया गया देखते हैं। ये देखिए, बिग फ्लैप गोल्डन बर्ड विंग इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट बटरफ्लाई। ओके, और यहाँ पे विंग स्पैन देख सकते हैं इसका 194 है। तो जो पिछले स्लाइड पे डाउट था वो 194 है। ये किसका है? गोल्डन बर्ड विंग का। और जो इससे पहले जो सबसे बड़ी मानी जाती थी उसका नाम था सदर्न बर्ड विंग, और वो थी 190 mm। तो ये 4 mm इससे पुराने वाली से बड़ी है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार प्रीलिम्स में, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में। चलते हैं अब आगे। ये देखिए, हाल ही में निम्नलिखित किसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज
सेंटर अथॉरिटी IFSCA का प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल, संजय अग्रवाल, राजीव रंजन और इंजेति श्रीनिवास। बताइए A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंजेति श्रीनिवास। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया। ये देखिए लाइव मिंट की खबर है। श्रीनिवास is a 1983 batch IAS officer from the Odisha cadre and served at the Corporate Affairs Ministry for nearly 3 years. अब गवर्नमेंट नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ इंजेति श्रीनिवास एज चेयरमैन ऑफ IFSCA। अब ये IFSC का जो मेन फंक्शन क्या है, देखिए द मेन फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी इज़ टू रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सच एज, मतलब जितने भी वित्तीय प्रोडक्ट है, सिक्योरिटीज़ हुई, डिपॉजिट्स हुए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हुए, फाइनेंशियल सर्विसेज हुई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव बीन प्रीवियसली अप्रूव्ड बाय अप्रोप्रिएट रेगुलेटर इन एन IFSC। मतलब जिन्हें पहले जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेंटर्स है उनमें अलग अलग रेगुलेटर के द्वारा जिनको विनियमित किया जाता था या अप्रूव किया जाता था, उन प्रोडक्ट को अब कौन करेगा? IFSCA। और इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ये इंजेति श्रीनिवास। चले अब आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने राज्य में निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये से कम मासिक आय वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण के प्रस्ताव को, ठीक है प्रस्ताव है अभी ध्यान रखना, को अनुमोदित किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। बताइए A, B, C या D सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब हरियाणा सरकार ने, वहाँ की कैबिनेट ने। ये देखिए ये 7 जुलाई की खबर है। हरियाणा कैबिनेट ओकेज ड्राफ्टिंग ऑफ ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड 75% कोटा इन प्राइवेट जॉब्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है कि अभी जो कैबिनेट ने ही अप्रूव किया है, वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से ये पास नहीं हुआ है, सिर्फ वहाँ की कैबिनेट ने ये ड्राफ्ट को अप्रूव किया है कि जो स्थानीय नौकरियाँ हैं प्राइवेट सेक्टर्स में जिसमें 50,000 रुपये महीना से कम की जो मंथली इनकम मिलती है, वहाँ 75% कोटा है किनको? जो लोकल्स के लिए प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो और उसका जो नाम है अभी वो ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, देख सकते हैं ड्राफ्ट ऑफ हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट ऑर्डिनेंस 2020। चलिए अब आगे। ये देखिए ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इदलिब इराक, होम्स ईरान, शिराज सऊदी अरब, मौसुल इराक। बताइए A, B, C या D कौन सही सुमेलित है? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब केवल 4 सही सुमेलित है। जो मौसुल है इराक में, जो सिराज है स्टूडेंट्स वो सऊदी अरब में नहीं है, सिराज पड़ता है ईरान में। ऑलरेडी वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में करा चुका हूँ मैं। ये बात की जा रही है होम्स की, ये भी ईरान में नहीं है, होम्स पड़ता है सीरिया में। और इस बार ये इदलिब है ना, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इराक में नहीं है, ये कहाँ पे है? सीरिया में है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि आज ये हमारी MCQ की सीरीज़ लास्ट सीरीज़ है। जल्द ही निर्माण टीम आपके सामने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए नए प्रोग्राम लेके आएगी। आप लगातार मेहनत करते रहना, मोटिवेट रहना। ओके, देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया था। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, एयर स्ट्राइक्स इन इदलिब अमाउंट टू वॉर क्राइम्स। तो यहाँ इदलिब की चर्चा की गई है कि वहाँ पे जो एयर स्ट्राइक किया गया था, ठीक है, उसके बारे में चर्चा है। तो इदलिब ये लोकेशन जो शहर है कहाँ का? सीरिया। ये देखिए 7 जुलाई, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था, हाल ही में निम्नलिखित किस देश ने इंटेलिजेंस सैटेलाइट OFEK-16 को
लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, इजराइल। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया था। ये देखिए, 6 जुलाई की खबर थी, इजराइल लॉन्चेस न्यू स्पाई सैटेलाइट। ओके, और सैटेलाइट का नाम क्या है? OFEK-16। तो ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, आप बहुत अच्छे से मेहनत करते रहना, मोटिवेट रहना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।